Namaste, I Xavier Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor in Department of Humanities, Social Science and Journalism under the Faculty of Education and Methodology. आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं ब्रिटिश इंडिया के एक ऐसे करेक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो वाकई बहुत फेमस है। तो हम बात करते हैं आज लॉर्ड डलहौजी की। एक मिनट। लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड डलहौजी का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1848 टू 56 है। अब देखो, लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैंने कहा कि ये फेमस और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ब्रिटिश इंडिया का, तो वाकई है। क्योंकि अगर हम इसे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये है। इसने ऐसे काम किए हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा। जब ब्रिटिशर्स का भारत में कब्जा हुआ और जब उन्होंने धीरे धीरे करके भारत को जीतना शुरू किया, तो कुछ ऐसे गवर्नर जनरल्स और वायसराय आए जो अपनी कुछ स्पेशल क्वालिटी की वजह से काफ़ी फेमस हुए। उनमें पहला अगर हम किसी की बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव वो है, जिसने बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर को कंप्लीट किया। उसके बाद आता है लॉर्ड कार्नवालिस। कार्नवालिस के जो रिफॉर्म थे और उसका जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और साथ में उसने कलेक्टर एंड जो रेवेन्यूज़ का है वो सारा जो मैटर उसने देखा और जिस तरह से उसने कोर्ट्स वगैरह इस्टेब्लिश किए, वो सारे काम काफ़ी याद किए जाते हैं और आज भी उसको हम यूज में लाते हैं। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर सब्सिडरी अलायंस उसने बिना युद्ध किए ही काफ़ी भारत के क्षेत्रों को अपने राज्य में सफलता प्राप्त की। ऐसी इंपीरियलिस्ट माइंडसेट कि बस और बस एक्सपेंशन में ही फोकस करती है, ऐसे माइंडसेट का कोई व्यक्ति आता है तो फेमस होता ही है, क्योंकि उसके काम बिल्कुल अपने स्वार्थ को या अपने हितों को ध्यान में रख के ही काम करेगा। उन्हीं में से आता है लॉर्ड वेलेस्ली। से आगे 50 साल के बाद ऐसा कैरेक्टर इंडिया आता है जो जब भारत आता है वो तो मात्र सिर्फ 36 साल का था, युवा था और काफ़ी रईस और काफ़ी एलीट क्लास से बिलोंग करता था। वो बात कर रहे हैं लॉर्ड डलहौजी की। डलहौजी का जो जन्म है वो स्कॉटलैंड में हुआ। स्कॉटलैंड में हुआ उसका जन्म, है ना। और वो जन्म हुआ उसका 22 अप्रैल 1812। स्कॉटलैंड में उसका जन्म हुआ, है ना। और जब वो सिर्फ 25 साल का ही था, 1837 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, एमपी बना और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में वो मेंबर बन गया 25 साल की उम्र में। एक एलीट क्लास यानी कि स्कॉटलैंड के एक जमींदार परिवार से बिलोंग करता था। आगे चल के 1847 में वो का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या राजस्व विभाग का या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार का जो डिपार्टमेंट था, व्यापार रिलेटेड, वो चेयरमैन बना, अध्यक्ष बना, है ना, व्यापार वाले डिपार्टमेंट का, ट्रेडिंग का। और उसके बाद इसे मात्र 36 साल की उम्र में लॉर्ड हार्डिंग की जगह पर इंडिया का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। ये किसको रिप्लेस करता है? लॉर्ड हार्डिंग को। ये वही हार्डिंग है जिसके टाइम पर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी। अब लॉर्ड हार्डिंग जब वो भारत आया तो मात्र 36 साल का जवान लड़का था, काफ़ी पढ़ा लिखा, समझदार और काफ़ी अच्छी पोस्ट पहले से भी उसने होल्ड कर रखी थी। जब भारत आया तो उसने भारत में के हर क्षेत्र में उसने रिफॉर्म किए। रिफॉर्म की एक बयान ला दी उसने। अगर हम कहें तो उसके जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन,
है ना। उसने सोशल रिफॉर्म्स, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, अगर और बात करें तो एजुकेशन, है ना, आर्मी, है ना, और साथ में इम्पीरियलिस्ट वर्क, जो कि हम एक एक करके समझेंगे। यानी कि लॉर्ड डलहौजी भारत में आने के बाद भारत के हर क्षेत्र पे उसने रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी। उसने एक शानदार एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे हम चार्ल्स वुड डिस्पैच कहते हैं, और उसने पहली बार भारत में महिलाओं को एजुकेशन का राइट दिया। इसी के टाइम पे सेकेंड एंग्लो सिख बैटल हुई, आपको पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिला लिया गया। इसी के टाइम पर म्यांमार का सेकेंड एंग्लो म्यांमार वॉर हुआ, और म्यांमार को भी इन्होंने विजित कर लिया, यानी इन्वेड करके जीत लिया। सिक्किम को भी इसी के टाइम आता है। आगे चल के इसकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जो जिसके लिए ये कुख्यात हुआ, कुख्यात, विख्यात नहीं, कुख्यात, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके तहत उसने बिना युद्ध किए ही बहुत सारे क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया, जैसे कि है सतारा, नागपुर, झांसी, है ना, जैतपुर, एंड सो ऑन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहने का मतलब है कि अगर किसी राज्य में उसका वैलिड सक्सेसर या उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। इसी के टाइम पर फेमस एंग्लो सिख वॉर होती है, फेमस एंग्लो सिख वॉर, जिसे हम सेकेंड कहते हैं, सेकेंड बैटल, और इसमें पंजाब का एनेक्सेशन हो गया, किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसी के टाइम पर पीगू, जिसे आज के करंटली हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, 1852 में उसका भी काम तमाम कर दिया गया। और इसी ने एक सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म किया है, हम उसे एक बार डिस्कस कर लेंगे बाद में, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। और दूसरा सोशल वर्क इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसने कन्या जो मतलब बेटियां होती थी जिनको पेट में ही मार दिया जाता था या पैदा होते ही मार दिया जाता था, उसमें भी इसने रोक लगा दी थी। तो लॉर्ड डलहौजी भारत जब आता है तो एक इम्पीरियलिस्ट माइंडसेट के साथ आता है, और उसकी पूरी कोशिश ये होती है वाले लगभग कम से कम 50 साल के लिए एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन क्रिएट करके जाए ताकि बात ना आए। हालांकि उसकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी है उसी की वजह से 1857 का रिवोल्ट होता है, जिसमें उन्हें काफ़ी घाटा भी होता है और पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चेंज करने में मजबूर होना पड़ता है। खैर वो तो बात की बातें हैं, हम आते हैं डलहौजी के किसी एक काम को आज मेंशन करते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली। उसका जन्म स्कॉटलैंड में एक जमींदार परिवार में होता है, लैंडलॉर्ड फैमिली में, 22 अप्रैल 1812 को। तो 1837 में यानी 25 साल की उम्र में ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, और 1846 में वो एक ट्रेडिंग बोर्ड का चेयरमैन भी बन जाता है। 1848 में जब इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की जगह पर भेजा जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 36 साल का था। कितने साल का? 36 ईयर्स का, भारत आने के टाइम पर, है ना। भारत आके उसने ये टाइम पीरियड है यानी कि 1848 से लेके 1856 यानी कि वो क्रांति शुरू होने के जस्ट एक साल पहले तक, और लॉर्ड कैनिंग इसके बाद ही आता है और उसी के टाइम पे 1857 की क्रांति होती है। अब हम चलते हैं, देखते हैं एक इसका इम्पोर्टेंट काम, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। जब वो भारत आया तो सिख इस टाइम पर एक युद्ध ऑलरेडी हार चुके थे। सिखों के जो महाराजा थे वो रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह थे। अब यहाँ पर फर्स्ट बैटल के बाद लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि हुई थी। भैरोवाल की संधि के तहत ब्रिटिश रेजिडेंट
लाहौर बैठेगा, यानी कि वो उनकी सहायता करेगा महाराजा की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो सेकेंड बैटल हुई उसके पीछे का कोई लॉजिक समझ नहीं आया हिस्टोरियंस को। कहते हैं कि उसी राज्य का एक गवर्नर, किसी एक जगह का एक गवर्नर ने विद्रोह किया और सेनाओं ने युद्ध लड़ा, लेकिन पंजाब को मिला लिया गया युद्ध खत्म होने के बाद। इसके पीछे वो लॉजिक समझ नहीं आता। उनका कहना है कि दिलीप सिंह ने तो विद्रोह किया ही नहीं था, न तो दिलीप सिंह ने युद्ध लड़ा था। अगर किसी राज्य का कोई गवर्नर विद्रोह करता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश रेजिडेंट की है, उसकी फॉल्ट है ये, ना कि राजा का। लेकिन राजा का अगर पंजाब है तो आपने पंजाब को मर्ज क्यों कर लिया, तो ये कंट्रोवर्सी है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई क्यों। जब वो डलहौजी भारत आया तो वो बिल्कुल किसी ऐसी उसमें नहीं था कि वो किसी राजा रजवाड़े को बना के रखे, या फिर कोई अगर आंख दिखा रहा है तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर जाए। कहते हैं कि पहले लॉर्ड डलहौजी के पहले जितने भी वायसराय गवर्नर जनरल आए हैं, तो अगर कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी कि किसी राज्य को अगर विलय, उसका विलय या एनेक्सेशन अगर टाला जा सकता है तो टाल दिया जाता था। कठोरता इतनी ज़्यादा अपनाई नहीं जाती थी, पर डलहौजी ऐसा नहीं करता था। उसे अगर मौका मिला है तो बिल्कुल उसको भुनाने में ही भरोसा रखता था। चलते हैं देखते हैं क्या हुआ। हुआ ऐसे कि 1848 में जब पंजाब का एक रेजिडेंट आया और उसने मुल्तान के गवर्नर को बोला कि आप अपने स्टेट में टैक्स बढ़ाओ, जनता पर टैक्स बढ़ाओ। मूलराज ने मना कर दिया, बोला मैं अपनी जनता पर टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा। इसकी वजह से मूलराज को प्रेशराइज किया गया, तो मूलराज ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जब काहन सिंह को गवर्नर बना के भेजा गया, कहाँ से, लाहौर से, तो काहन सिंह को गद्दी में बैठाने के लिए उस साथ में दो अंग्रेज ऑफिसर्स भी गए, ब्रिटिशर्स भी गए, कि इसको काम वगैरह सेट करने में मदद कर सके। जब ये वहाँ पहुँचे तो किसी बात को लेके नोक झोंक हो गई, और मुल्तान के जो सैनिक थे उन्होंने इन दोनों रेजिडेंट की हत्या कर दी। उनमें से एक लेफ्टिनेंट भी था। अब ये दोनों जब मारे गए और साथ में काहन सिंह, तो ऐसे करके वहाँ की जनता ने अचानक से विद्रोह कर दिया, जनता के साथ वहाँ की सेना ने भी। और वापस उन्होंने मूलराज को, जो कि मुल्तान के गवर्नर थे, उनको फिर से गवर्नर बना दिया। अब बगल में आता है हजारा। हजारा प्रांत का भी जो गवर्नर था उसने भी विद्रोह कर दिया। अब सिखों में एक बड़े एरिया में विद्रोह हो चुका है। उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान को भी अपनी तरफ मिला लेते हैं, इसलिए हजारा के बगल में ही जो आता है पेशावर, उसको उन्होंने सौंप दिया अफगानियों को। ध्यान दीजिएगा, रणजीत सिंह के टाइम पर पेशावर पंजाब का पार्ट हुआ करता था। आज जो पेशावर पाकिस्तान में आता है, कुछ हिस्सा उधर भी आता है पाकिस्तान की तरफ, वो उनके पास गया कब है, 1848 में, जब इन्होंने खुद ही दे दिया दोस्त मोहम्मद को, जो कि अफगानिस्तान का रूलर था। उसको खुश करने के लिए पेशावर दे दिया, तो पठानों का साथ भी सिखों को मिल गया। धीरे धीरे करके पंजाब में विद्रोह फैलता चला गया। डलहौजी इसी पल का वेट कर ही रहा था। उसने महारानी को एक लेटर लिखा और बोला कि बिना किसी कारण के ही सिखों ने विद्रोह कर दिया है और हमारे साथ सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया है। हम आपको वादा करते हैं कि हम को निपटा के जल्द ही आपके पास खबर पहुंचाएंगे। जब तक इसको निपटा नहीं लेंगे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। अब धीरे से यहाँ पर विद्रोह फैलते फैलते लाहौर तक पहुँच गया। लाहौर के रेजिडेंट ने रिकमेंडेशन भेजी और वहाँ से गवर्नर जनरल ने युद्ध की परमिशन दे दी। जनरल, अब एक जनरल बुलाया गया। सेना को लीड कौन करेगा, तो सेना को लीड करने के लिए बुलाया गया जनरल गफ। एक तरफ है ब्रिटिश आर्मी, जिसको लीड कौन कर रहा है, जनरल गफ, है ना। और एक तरफ है सिख आर्मी, दूसरी तरफ है सिख आर्मी। विद्रोह बढ़ता चला गया। इनके बीच में 3 युद्ध हुए। 3 युद्ध हुए और वो युद्ध हुए रामनगर,
दूसरा हुआ चिलियान वाला, और तीसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ गुजरात। अब इस गुजरात के युद्ध से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये अभी वर्तमान गुजरात राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। ये पंजाब में एक गुजरात जगह होती थी जो अभी अफगानिस्तान के लाहौर वाले एरिया में आती है। ये 3 युद्ध हुए, ये दोनों बराबर में छूटे जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकला, है ना। ये वाली में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स जीत गए, तीसरा निर्णायक युद्ध। और इस तरह से 1849 में जो पंजाब है वो घुटने टेक दिया, यानी सरेंडर कर दिया वहाँ की सेनाओं ने। अब चाहता तो वो उसे छोड़ भी सकता था, क्योंकि ये जो विद्रोह था ये राजा ने नहीं किया था, यानी कि पंजाब के महाराजा ने नहीं किया था। बट डलहौजी की ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी, वो इन सारी चीज़ों में भरोसा नहीं करता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। और उसके पीछे उसका ये भी रीजन था कि अगर पंजाब उसके कब्जे में आ जाएगा तो जो आज की प्राकृतिक सीमाएं हैं उस पार, वहाँ तक इनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। भविष्य में अगर रूस से खतरा होता है या किसी भी देशी क्षेत्र से खतरा होता है तो ये रहेगा कि एक बफर जोन की तरह पंजाब को यहाँ पर यहीं पर रोक लिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये उद्देश्य भी उसका था, इसलिए उसने पंजाब को मर्ज कर लिया अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1829 में। 1849 में किसके साथ मिला लिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। आगे देखिए, जो दलीप सिंह है, जो कि अभी 8-9 साल के ही हैं, इनको पेंशन दे दी गई और इन्हें भेज दिया गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए। इनकी माँ को भी पेंशन दे दी गई और इस तरह से वहाँ पर सिख जो पंजाब का जो वो एरिया था वो एक कमिश्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिया गया कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से एंग्लो सिख वॉर लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही ख़त्म हुई। उसके बाद उसने बहुत सारे रिफॉर्म किए, जैसे चार्ल्स का बुड डिस्पैच उसी के टाइम पर आया। उसने म्यांमार को भी जीता, सिक्किम को भी उसने इन्वेड किया, और उसके साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ उसके रेलवे के लिए उसने क्या किया वो हम डिस्कस करेंगे। तार के लिए क्या किया, पोस्ट ऑफिस एक्ट, और जो उसने सोशल रिफॉर्म्स की, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि उसकी ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ रही जिसने 1857 की क्रांति को मूर्त रूप दिया। तो हम अगले लेक्चर में सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।